नाटक के वन लाइनर 68 प्रश्न 68 प्रश्न हम यहाँ पर देखने वाले हैं हिंदी नाटकों से, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे सभी किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो हम बिना देरी किए अपनी क्लास की तरफ चलेंगे, क्लास को शुरू करेंगे। उससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करना, पूरी देखना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए ही है, इतनी मेहनत आप लोगों के लिए ही है। ठीक है, तो ज़रूर किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको वीडियो पूरी देखनी है। किसी एक पार्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए नहीं है ये, बल्कि यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसबी, सीटेट, एचटेट, हर किसी में जहाँ भी हिंदी साहित्य आता है उन सब के लिए इम्पोर्टेंट है। तो बस हमारी बातें हो गई। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना है, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऐतिहासिक नाटककार के रूप में कौन सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं? कौन से नाटककार हैं जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हैं ऐतिहासिक नाटककार के रूप में? तो इनका नाम है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद जी ने ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त, काम विशाख और प्रायश्चित, बहुत सारे, कल्याणी परिण्य ऐसे नाटक हैं उनके जो कि इतिहास यानी कि इतिहास के आधार पर लिखे गए हैं। इतिहास को कहीं ना कहीं आधार बना करके लिखा गया है, इसलिए इन्हें ऐतिहासिक नाटककार कहा जाता है। लहरों के राजहंस किसका नाटक है? तो ये मोहन राकेश जी का नाटक है, जो कि 1963 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। लहरों के राजहंस। एक घूंट किसका लिखा हुआ एकांकी है? तो ये है जयशंकर प्रसाद का, जो कि फर्स्ट एकांकी माना जाता है। एक घूंट। मयंक मंजरी किसका नाटक है? मयंक मंजरी। देखो, हम सीधा यहाँ पर एक तरीके से आपका रिवीजन हो जाएगा। इससे पहले मैं 2-3 क्लास हैं जो कि प्रोवाइड कर चुकी हूँ नाटक, हिंदी नाटकों के लिए, उसमें पूरी व्याख्या सहित मैंने पढ़ाया है। अगर आपने नहीं देखी है तो वो क्लास ज़रूर देख लेना। आज मैं उसकी प्लेलिस्ट भी ज़रूर बना दूंगी। और अगर इनकी पीडीएफ आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। इसकी जो लिंक है वो आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। तो मयंक मंजरी किसका नाटक है? ये किशोरी लाल गोस्वामी जी का है, जो कि भारतेंदु युग के रचनाकार रहे हैं। महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में पलता है। महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में पलता है। यह प्रसाद के किस नाटक का कथन है? तो यह है चंद्रगुप्त नाटक का कथन है, जो कि 1931 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, ये इनके जो कथन है वो भी हमारे यहाँ पर 2-4-5 कथन हमको देखने को मिलेंगे, जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं और पेपरों में ज़्यादातर पूछे जाते रहे हैं। ब्लैक कलर। भारतेंदु के अनुसार हिंदी का पहला मौलिक नाटक कौन सा है? तो ये है नहुस। नहुस किसका है? ये गिरधर गोपाल दास जी का है, जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता थे। 1857 ईस्वी में उन्होंने नहुस को लिखा था। आधे अधूरे नाटक के प्रमुख स्त्री पात्र का नाम क्या है? आधे अधूरे नाटक 1958 में प्रकाशित हुआ था, जो कि मोहन राकेश का है। इसकी मुख्य स्त्री पात्र है सावित्री। आठवां सर्ग किसका नाटक है? यह सुरेंद्र वर्मा का नाटक है, आठवां सर्ग। भारत दुर्दशा किसकी रचना है? तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है। धर्मवीर भारती का नाटक, जिसमें महाभारत के कथानक को लेकर आधुनिक युग के अनुकूल अर्थ प्रस्तुत किया गया है, यानी कि इसका जो कथा का आधार है वो तो महाभारत को बनाया गया है, लेकिन उसमें आधुनिक युग के अनुकूल उसमें अर्थ प्रस्तुत किया गया है। कहीं ना कहीं दोनों कथाएं इसमें साथ साथ चलती हैं। तो ये अंधा युग 1955 ईस्वी में ही प्रकाशित हुआ था। मोहन राकेश जी, ये धर्मवीर भारती जी का क्या है? नाटक है। मिस्टर अभिमन्यु नाटक के रचनाकार कौन है? मिस्टर अभिमन्यु, तो ये है लक्ष्मी नारायण लाल। ठीक है, अभिमन्यु किसका लाल था? अर्जुन का लाल था, है ना। और ये लक्ष्मी नारायण लाल ने ही इसको लिखा है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रश्न निम्नलिखित में से किस रचना में उठाया गया है? तो ये 8वां सर्ग में उठाया गया है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रश्न, जो कि सुरेंद्र वर्मा का नाटक है। मोहन राकेश के किस नाटक का संबंध कालिदास के जीवन प्रसंगों से है? तो ये है आषाढ़ का एक दिन। ठीक है, ये कालिदास के जीवन प्रसंगों से इसका संबंध है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है ये सारे। बहुत ही अच्छे से इनको तैयार किया गया है, काफ़ी मेहनत करके। तो बस आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप मत करना, पूरी देखना। यह रक्तपात कब तक समाप्त होना है? दोनों पक्षों को खोना ही खोना है। यह पंक्तियां किस नाटक से ली गई हैं? तो अंधा युग नाटक से ली गई हैं, जो कि धर्मवीर भारती जी का है। ठीक है, यह रक्तपात कब तक समाप्त होना है, महाभारत के ऊपर कहीं ना कहीं आधारित है ये नाटक। तो यहाँ पर उन दोनों की बात हो रही है।
उन दोनों पक्ष यानी कि कौरव और पांडवों। सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक ये किसकी रचना है? तो ये है सुरेंद्र वर्मा की रचना। सूर्य की अंतिम किरण से लेकर के सूर्य की पहली किरण तक ये किसकी रचना है, किसका नाटक है? ये सुरेंद्र वर्मा का नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर लक्ष्मी नारायण, सॉरी ये 2 बार लक्ष्मी नारायण लिख दिया है। लक्ष्मी नारायण के किस नाटक में कृष्ण और वेणुरति के प्रेम का प्रदर्शन है? तो ये लक्ष्मी नारायण लाल के किस नाटक में कृष्ण और वेणुरति के प्रेम का प्रदर्शन दिखाया गया है? सूर्यमुख। ठीक है, सूर्यमुख। अजात शत्रु नाटक के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। अगर आपको जयशंकर प्रसाद जी के सारे नाटक देखने हैं, उनके अंदर का आधार विषय देखना है, प्रकाशन वर्ष देखना है, तो मैंने कल एक वीडियो डाली थी, उसको आप देख सकते हो। इसी चैनल में आप जाएंगे तो उसको आपको मिल जाएगी। और इनके जो भी 13 कंप्लीट नाटक हैं वो सारे के सारे मैंने उसमें बहुत अच्छे से उसमें ट्रिक के माध्यम से करवाए हैं। बर्नार्ड शॉ का प्रत्यक्ष प्रभाव लेकर सन 1935 ईस्वी में हिंदी में एकांकी नाटकों की रचना किसने की थी? तो ये की थी भुवनेश्वर प्रसाद जी ने। बर्नार्ड शॉ का प्रत्यक्ष प्रभाव लेकर के 1935 में रचना की थी एकांकी नाटक की भुवनेश्वर प्रसाद जी ने। भारत दुर्दशा भारतेंदु की किस भावना का आदर्श उदाहरण है? तो भारत दुर्दशा जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का नाटक है, इसमें कौन सी भावना का उदाहरण दिखाया गया है भारतेंदु जी का? तो ये देश हितैषणा यानी कि देश हितैषी थे एक प्रकार से वो। और उन्होंने वैसे देशभक्त तो थे ही, अपने देश के लिए बहुत सी नाटक और नाटकों के रचनाओं के माध्यम से उन्होंने जगाने की कहीं ना कहीं कोशिश की है भारतीयों को। तो देश हितैषणा का जो भावना है उनकी वो इसमें दिखाई देती है। स्कंदगुप्त नाटक का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो 1928 ईस्वी है, जो कि जयशंकर प्रसाद जी का है। कारवां किसका एकांकी संग्रह है? कारवां, तो कारवां है भुवनेश्वर प्रसाद का। देखो ये गद्य विधाएं या फिर जो भी हिंदी साहित्य है, कोई एक दिन में याद करने वाली चीज़ नहीं है कि आपको उठा के सीधे 100 प्रश्न करा दूं और आपको एक बार में याद हो जाएंगे। इनके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जितना ज़्यादा आप अभ्यास करेंगे, है ना, करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान। आपको एक भी अक्षर याद नहीं है, लेकिन अभ्यास करते करते, मैं नाटकों की वीडियो 4-5 मैंने डाली हैं अभी 3-4 दिन से, तो उसमें क्या है कि अगर आप डेली देखते हैं, डेली उनका प्रैक्टिस करेंगे, बार 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 एक एक चीज़ को पढ़ेंगे, तो आपको थोड़े ही दिनों में सारी विधाएं अच्छे से याद हो जाएंगी, सारे क्वेश्चन अच्छे से आप कर पाओगे। भारत दुर्दशा के पहले अंक में भारतेंदु ने मूल रूप से किसका चित्र खींचा है? तो भारत दुर्दशा के पहले अंक में उसके अंदर 6 अंक हैं भारत दुर्दशा के अंदर। तो भारतेंदु ने मूल रूप से किसका चित्र खींचा है? भारत की दुर्दशा के कारणों का। उसमें बताया है भारत की जो दुर्दशा है, उस टाइम अंग्रेजों का राज था, 1880 में प्रकाशित हुआ था भारत दुर्दशा। तो इसमें बताया गया है कि भारत की जो दुर्दशा है उसके कारण क्या है, क्यों हो रखी है ये दुर्दशा। आषाढ़ का एक दिन में किसका भाव भीना और प्रेम विभोर व्यक्तित्व उभरता है? तो ये उभरता है मल्लिका का। वत्सराज नाटक किसका है? तो ये लक्ष्मी नारायण मिश्र जी का नाटक है। वत्सराज 1950 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। स्ट्राइक किसकी एकांकी है? स्ट्राइक किसकी एकांकी है? तो ये भी भुवनेश्वर की एकांकी है। भुवनेश्वर के अन्य नाटक हम देख लेते हैं। तांबे के कीड़े एक साम्यहीन साम्यवादी एकांकी के भाव, पतित प्रतिभा का उदाहरण, श्यामा एक वैवाहिक विडंबना, ऊसर के नामहीन कारवां, ऊसर के नामहीन चरित्र, ये सारे भुवनेश्वर के नाटक हैं जो कि आपको याद रखने हैं। अतिरंजना किस नाटक परंपरा की प्रमुख प्रवृत्ति रही है? तो यह है पारसी नाटक की। ठीक है, अतिरंजना पारसी नाटकों की प्रमुख प्रवृत्ति रही है। बेकारी ठाकुर का विदेशिया किस प्रकार का नाटक है? तो यह है लोक नाटक। पहला राजा नाटक के लेखक कौन है? तो ये है जगदीश चंद्र माथुर। पहला राजा, कोणार्क, शारदिया, ये नाटक सारे जगदीश चंद्र माथुर के हैं। मैं इस घर से ही अपने अंदर कुछ ऐसी चीज लेकर गई हूँ जो किसी भी स्थिति में मुझे स्वाभाविक नहीं रहने देती। यह संवाद किस नाटक का है? तो आधे अधूरे नाटक का है, मोहन राकेश जी का, जो कि 1958 में प्रकाशित हुआ था। मोहन राकेश का आधा अधूरा, इसकी जो स्त्री पात्र है वो है सावित्री, और सावित्री की बेटी है, बड़ी बेटी, जिसकी शादी हो जाती है, लेकिन वो अपने ससुराल में खुश नहीं रह पाती है। और बाद में जब वो ये कथन बोलती है कि मम्मी मैं और इस घर से ही ऐसी कुछ चीज़ लेकर गई अपने अंदर कि जो मुझे, चाहे मैं खुश ही हूँ, मतलब मैं खुश रह ही नहीं पाती हूँ, है ना, मुझे स्वाभाविक रहने ही नहीं देती है। क्योंकि उसकी जो माँ थी
उसके माता पिता के संबंध अच्छे नहीं थे, कहीं ना कहीं उनमें उनके घर आते जाते रहते थे बाहर के लोग। तो इसकी पूरी कथा है, बाकी एक एक जब नाटक हम पढ़ेंगे तो उसमें देख लेंगे। कष्ट हृदय की कसौटी है, तपस्या अग्नि है, सम्राट यदि इतना भी ना कर सके तो क्या, सब क्षणिक सुखों का अंत है। ये पंक्तियां जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की हैं? तो ये है स्कंदगुप्त की, जो कि 1928 में प्रकाशित हुआ था। इन जो ये कथन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से आप याद कर लीजिएगा। ये टीजीटी पीजीटी में भी खूब पूछे जाते हैं अब आजकल कथन नए पैटर्न के अनुसार पर। आहा वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन संचित, मधुकरियों की भीख लुटाई। यह गीत किस कृति से लिया गया है? तो ये भी स्कंदगुप्त का ही गीत है, आहा वेदना मिली विदाई। इसको भी आपको याद रखना है। साहित्य की किस विधा में रंग निर्देश होता है? तो नाटक के अंदर होता है। हिंदी नाटक उद्भव और विकास, हिंदी नाटक उद्भव और विकास के लेखक कौन है? तो ये है डॉक्टर दशरथ ओझा। इंद्र सभा के लेखक कौन है? इंद्र सभा के लेखक कौन है? इंद्र भी बोल सकते हैं, इंद्र बोलते हैं वैसे, इंद्र लिखा हुआ था उसमें। इंद्र सभा के लेखक कौन है? तो ये अमानत, ठीक है, लेखक का नाम ही अमानत है। औरंगजेब की आखिरी रात के रचनाकार कौन है? तो ये है राम कुमार वर्मा, ठीक है। औरंगजेब की आखिरी रात 1707 में जिसकी मृत्यु हुई थी, औरंगजेब। भुवनेश्वर किस प्रकार के नाटकों के लिए प्रसिद्ध है? तो ये असंगत नाटक, असंगत नाटकों की शुरुआत किसने की थी? भुवनेश्वर ने ही की थी। जानकी मंगल नाटक के लेखक कौन है? शीतला प्रसाद त्रिपाठी। शीतला प्रसाद त्रिपाठी 1868 ईस्वी में ये जानकी मंगल आया था, और ये प्रथम मतलब नाटक था जो कि रंगमंच पर खेला गया था। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने इसमें लक्ष्मण का रोल निभाया था, ये भी आपको याद रखना है। मेरी ममता ही वहाँ नीति थी, मर्यादा थी। ये पंक्तियां अंधा युग में किसकी हैं? तो ये हैं धृतराष्ट्र की। मेरी ममता ही वहाँ नीति थी, मर्यादा थी। ये पंक्ति अंधा युग में, अंधा युग धर्मवीर भारती की रचना है, जो कि 1955 में प्रकाशित हुआ था। साथ में आपको प्रकाशन वर्ष, लेखक, उनसे रिलेटेड जो भी कथन होते हैं उनको, है ना, ये जरूर याद करने हैं। नाटक हो, गद्य विधा कोई सी भी हो, हम सारी गद्य विधाएं पढ़ेंगे। 11:30-12 बजे के बीच में आपको एक क्लास मिलती है डेली। तो आप इस क्लास से जरूर जुड़ें, जरूर इस सीरीज से जुड़ें और अपनी तैयारी को मजबूत करें। भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि कब प्रदान की गई थी? तो ये की गई थी 1880 ईस्वी में, जब इनका नाटक प्रकाशित हुआ था 1880 में, भारत दुर्दशा। एकांकी में संकलन त्रिय का आशय क्या है? एकांकी में संकलन त्रिय का आशय क्या है? समय, स्थान और कार्य की एकता, ठीक है। जो एकांकी है वो एक अंक के नाटक को एकांकी कहते हैं, और समय, स्थान और कार्य की एकता इसमें इंपॉर्टेंट होती है। महेंद्र नाथ, अशोक, जुनेजा और जगमोहन, ये 4 पुरुष पात्र किस नाटक के हैं? तो आधे अधूरे नाटक के हैं, जो कि सावित्री के घर आते जाते रहते थे। महेंद्र नाथ उसके पति का नाम है। जयशंकर प्रसाद ने अपने किस नाटक में नारी मुक्ति की समस्या को उठाया है? तो यह ध्रुव स्वामिनी, जो कि 1933 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। भारत दुर्दशा नाटक की रचना करने के पीछे भारतेंदु जी का उद्देश्य क्या था? तो भारतेंदु जी का उद्देश्य था भारतीय नागरिकों को अन्याय के विरुद्ध खड़े होने के लिए प्रोत्साहित करना, ठीक है। ये नाटकों की जो रचना की गई है वो किस वजह से की है, उसके कारण भी आपको पता होने चाहिए। तो भारतीय नागरिकों को अन्याय के विरुद्ध खड़े होने के लिए प्रोत्साहित करना ही इसका मेन उद्देश्य था। मेरी समझ से तो मेरे शरीर की धातु मिट्टी है, जो किसी के लोभ की सामग्री नहीं, और वास्तव में उसी के लिए सब धातु अस्त्र बनाकर चलते हैं, लड़ते हैं, टूटते हैं, फिर मिट्टी होते हैं। ये हिंदी के किस नाटक में आया हुआ संवाद है? तो 1900 ये स्कंदगुप्त का है, जो कि 1928 में प्रकाशित हुआ था। जयशंकर प्रसाद का ये नाटक है, ठीक है। मेरी समझ से तो मेरे शरीर की धातु क्या है? मिट्टी है। चाहे हम कोई और भी सोना, चांदी, हीरे जवाहरात पहन लें, लेकिन एक दिन मिट्टी में ही मिल जाना है। नाटक का अभिन्न रंगमंच के जिस अगले स्थान पर होता है उसका नाम क्या है? तो ये रंग शीर्ष। नाटक का अभिन्न रंगमंच के जिस अगले स्थान पर होता है उसका नाम है रंग शीर्ष। मूलतः रंगमंचीय प्रयोगों को दृष्टि में रखकर लिखा गया सर्वश्रेष्ठ हिंदी नाटक कौन सा है? तो यह लहरों का राजहंस, 1963 में आया था। यह है मोहन राकेश जी का। हिंदी का पहला प्रतीक धर्मी नाटक कौन सा है? तो यह कामना, जयशंकर प्रसाद का। चंद्रावली नाटिका के रचयिता कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र।
चंद्रावली नाटिका। प्रसाद के नाटकों के प्रथम श्रेष्ठ समीक्षक कौन है? तो ये है नंद दुलारे वाजपेयी। अरुण यह मधुमेह देश हमारा नामक गीत प्रसाद के किस नाटक का है? तो यह है चंद्रगुप्त का। अरुण यह मधुमेह देश हमारा, ये गीत प्रसाद के चंद्रगुप्त नाटक का है। चौपट चपेट नाटक के लेखक कौन है? चौपट चपेट, तो ये किशोरी लाल गोस्वामी जी। रस गंधर्व नाटक के रचयिता हैं मणि मधुकर। रस गंधर्व किसका है? मणि मधुकर का है। नदी प्यासी थी एकांकी नाटक के रचयिता कौन है? तो ये है धर्मवीर भारती, ये इनका एकांकी नाटक है। ठीक है, नदी प्यासी थी धर्मवीर भारती की। उत्तरायण किसकी कृति है? तो ये है राम कुमार वर्मा जी की। खूबसूरत बहू नामक नाटक किसके द्वारा लिखा गया है? खूबसूरत बहू किसकी थी? नाग बोडस, है ना, नाग बोडस की कैसी बहू थी? खूबसूरत बहू। इनके द्वारा रचित अन्य नाटक हैं वसीयत, दलित, तोता झूठ नहीं बोलता, पढ़ो फारसी बेचो तेल, है ना, पढ़ो फारसी बेचो तेल, ये सारे जो नाटक हैं वो नाग बोडस के हैं, इनका याद रखना है। नुक्कड़ नाटक के जनक कौन कहे जाते हैं? तो ये हैं सकदर हाशमी, नुक्कड़ नाटक के जनक। पंडित जवाहरलाल नेहरू और ब्रह्मवर्त के पृथु के बीच विलक्षण साम्य किस नाटक में है? तो यह पहला राजा, जो कि जगदीश चंद्र माथुर का है। किस नाटक को संगीत नाटक अकादमी का प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो आषाढ़ का एक दिन 1959 ईस्वी में संगीत नाटक अकादमी का प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है। आषाढ़ का एक दिन 1959 में ही प्रकाशित हुआ था। आधे अधूरे 1958 और इनका एक है लहरों के राजहंस 1963। तिलचट्टा नामक के लेखक कौन है? तो ये है मुद्रा राक्षस। सच है वीरता जब भागती है तब उसके पैरों से राजनीतिक छल छंद की धूल उड़ती है। प्रसाद के किस नाटक का संवाद है? ध्रुव स्वामिनी, जो कि 1933 में आया था। नारी मुक्ति के बारे में इसमें देखा गया है और कहीं ना कहीं इसमें पुनर्विवाह को भी दर्शाया गया है। कल्पांतर गीति नाट्य के रचयिता कौन है? तो ये हैं गिरजा कुमार माथुर। कल्पांतर गिरजा कुमार माथुर। प्रसाद के चंद्रगुप्त नाटक की नायिका कौन है? कार्नेलिया, जिसका चंद्रगुप्त के साथ में विवाह होता है। जन नाट्य मंच की स्थापना कब हुई थी? 1939 ईस्वी कोलकाता के अंदर। ठीक है, 1939 ईस्वी में कोलकाता में जन नाट्य मंच की स्थापना की गई थी। संभवामी युगे युगे नाटक के रचयिता कौन है? जे जे हरजीत। ठीक है, जे जे युगे युगे, कुछ ऐसे करके याद कर लेना। शेक्सपियर के सभी नाटकों का हिंदी अनुवाद किसने किया है? तो ये किया है लाला सीताराम ने। शेक्सपियर के सभी नाटकों की बात हो रही है यहाँ पर। काशी में, वैसे हिंदी नाटक में अगर बात करें तो ऐसे रांगे राघव जी हैं, रांगे राघव, जिनको हिंदी का शेक्सपियर कहा जाता है। ठीक है, काशी में नेशनल थिएटर की स्थापना के प्रेरक कौन रहे हैं? तो ये हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारत में सबसे पहले पश्चिमी रंगमंच की स्थापना कहाँ पर हुई? तो ये बंगाल के अंदर हुई थी। पांचवें पैगंबर नाटक के लेखक कौन है? तो ये है भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्लास अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक जरूर कर देना। आप अपनी ड्यूटी जरूर निभाया करो। देखो हम इतनी मेहनत आपके लिए करते हैं तो कम से कम आपका भी कुछ फर्ज बनता है कि आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। क्लास कैसी लगी कमेंट में मुझे प्लीज़ ज़रूर बताना। फीडबैक आप देते हो बहुत अच्छा लगता है और आप आगे आप सजेशन भी दे सकते हो कि आपको किस तरह की क्लास करना पसंद है। बाकी मैं पहले क्या है कि अब हमारी जो कल की क्लास होगी वो हिंदी उपन्यास के ऊपर आधारित होगी। उपन्यास या कहानी, देखती हूँ मैं कौन सी विधा आती है तो उसमें से होगी उपन्यास कहानी। जो भी हम पढ़ेंगे सारे इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आप जरूर इस सीरीज से जुड़िए, डेली इस क्लास को देखिए, कंप्लीट देखिए ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से याद हो जाएं। हिंदी कहानी वन लाइनर प्रश्न आज हम यहाँ पर एकदम फटाफट से रिवीजन करेंगे क्योंकि हम कहानियों को अच्छे से पढ़ चुके हैं। बिल्कुल व्याख्या सहित मैंने सारी कहानियों को पढ़ा दिया है जो भी इम्पोर्टेंट है, जहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। किसी भी कहानीकार का प्रश्न आपसे नहीं गलत होगा अगर आप मेरी कल वाली और परसों वाली 2 क्लास देख लेते हैं तो आज यहाँ पर हम वन लाइनर प्रश्न में फटाफट रिवीजन करेंगे। अगर आपने वो क्लास पढ़ी है तो आपको इनके आंसर फटाफट लग जाएंगे। वैसे इसमें कुछ क्वेश्चन हैं जो कि अलग हैं, जो कल उसमें छूट गए थे, वो मैंने यहाँ पर रख लिए हैं। तो चलते हैं, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर और प्लीज़ नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, सिक्का बदल गया। सिक्का बदल गया किसकी कहानी है? तो ये कहानी है कृष्णा सोबती जी की। ठीक है, सिक्का बदल गया ये हमारे यूजीसी नेट के सिलेबस में भी है। सिक्का बदल गया कहानी किसकी है? कृष्णा सोबती।
लाल हवेली, पुष्पहार, रति विलाप, अपराधिनी, ये सारी कहानियाँ किसकी हैं? तो ये शिवानी की हैं। ठीक है, लाल हवेली, पुष्पहार, रति विलाप, अपराधिनी, ये इन कहानियों के नाम याद रख लेना। ऊषा प्रियमवदा की वापसी, ये किस विधा की रचना है? ये ऊषा प्रियमवदा की जो वापसी रचना है, ठीक है, वापसी रचना का नाम है। तो ये किस विधा की रचना है? तो ये कहानी है। ठीक है, वापसी की उन्होंने क्या रच दी? पूरी कहानी। ठिठुरता हुआ गणतंत्र, ये किसकी कहानी है? ठिठुरता हुआ गणतंत्र, तो ये हरिशंकर परसाई जी की है। ठीक है, हरिशंकर परसाई जी ने क्या देखा है? ठिठुरता हुआ गणतंत्र देखा है। और नेक्स्ट है यहाँ पर शतरंज के खिलाड़ी, ये किसकी रचना है? शतरंज के खिलाड़ी किसकी रचना है? तो मुंशी प्रेमचंद जी की है। जाह्नवी कहानी के लेखक कौन है? जैनेन्द्र कुमार हैं। मांस का दरिया कहानी किसकी है? कमलेश्वर की है। ठीक है, मांस का दरिया किसने देखा है? कमलेश्वर ने देखा है, क्योंकि जो दरिया है ना, दरिया के पास में कीच में पानी में कौन रहता है? कमल ही रहता है। लंदन की एक रात कहानी के रचनाकार कौन है? निर्मल वर्मा। ठीक है, निर्मल वर्मा, जो एकदम निर्मल शुद्ध होगा वो लंदन की रात में क्या कर सकता है? लंदन में जा सकता है और एक रात गुजार सकता है। अगर कोई चोर डकैत या कुछ भी उसके दिल में छुपा हुआ है तो वो लंदन में प्रवेश नहीं कर सकता। प्रेमचंद के तीसरे दौर की कहानी किस श्रेणी में आती है? तो यथार्थवादी श्रेणी में आती है। ठीक है, प्रेमचंद के तीसरे दौर की जो कहानी है वो किस श्रेणी में आती है? तो ये यथार्थवादी श्रेणी में आती है। बड़े भाई के चरित्र के मनोवैज्ञानिक विश्लेषण पर आधारित प्रेमचंद की कहानी कौन सी है? बड़े भाई के चरित्र पर आधारित है ये कहानी, बड़े भाई साहब। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कौन सी कहानी है जो कहानी कला की दृष्टि में उत्कृष्ट मानी गई है? उसने कहा था। बिल्कुल, आपको कोई भी यहाँ पर ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, सारी कंप्लीट वीडियोज़ को ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था, जो 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित है। गीसू माधव और बुधिया, ये प्रेमचंद की किस कहानी के पात्र हैं? तो ये कफन कहानी के पात्र हैं, गीसू माधव और बुधिया। देवदासी नामक कहानी किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखी गई है। 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। ठीक है, 11 वर्ष का समय नामक कहानी किसने लिखी थी? तो ये आचार्य हजार राम प्रसाद शुक्ल जी ने लिखी थी। अर्धांगिनी नामक प्रेम कहानी किसकी है? तो शैलेश मटियानी जी की है। ठीक है, इनकी कल कहानी हमने नहीं पढ़ी थी। तो अर्धांगिनी नामक ये प्रेम कहानी है, ये जो कि शैलेश मटियानी की है। झबरा कुत्ता प्रेमचंद की किस कहानी का पात्र है? पूस की रात। झबरा कुत्ता किस में आता है? पूस की रात में। हल्कू भी इसमें आता है और झबरे के साथ में खेत में रहता है। जहाँ लक्ष्मी कैद है, एक दुनिया समानांतर, देवताओं की मूर्तियां, अभिमन्यु की हत्या, ये 4 कहानियां इंपॉर्टेंट हैं और ये किसकी हैं? राजेंद्र यादव की। ठीक है, जहाँ लक्ष्मी कैद है, एक दुनिया समानांतर, देवताओं की मूर्तियां और अभिमन्यु की हत्या। प्रेमचंद जी की किस कहानी में बाल चरित्र का अनोखा वर्णन है? तो ये ईदगाह कहानी के अंदर है। जो हामिद बच्चा होता है वो 4-5 साल का, उसमें इसको दिखाया दर्शाया गया है। कोठरी की बात कहानी के लेखक कौन है? तो ये अज्ञे। कोठरी की बात किसको पता है? हमें नहीं पता है। अज्ञे का मतलब होता है नहीं जानते। ठीक है, कोठरी की बात कोई नहीं जानता। मुंशी धनपत राय को प्रेमचंद नाम किसने दिया था? तो ये दिया था मुंशी दया नारायण। ठीक है, मुंशी दया नारायण ने नाम दिया था प्रेमचंद का, क्योंकि जो मुंशी प्रेमचंद थे वो पहले नवाब राय के नाम से लिखते थे। बाद में उन्होंने अपना नाम मुंशी धनपत राय उनका नाम था, नवाब राय के नाम से उन्होंने उर्दू में लिखा था। जब उनकी सोजे वतन 1908 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा जब्त कर ली गई थी, तब उनको बाद में अपना नाम बदलना पड़ा था और दया नारायण ने उन्हें ये सुझाव दिया था कि तुम प्रेमचंद के नाम से कहानियाँ लिखो हिंदी में। नई कविता परंपरा का तिरस्कार है और नई कहानी परंपरा का विस्तार, ये कथन किसका है? तो ये राजेंद्र यादव जी का है। ठीक है, नई कविता परंपरा का तिरस्कार है और नई कहानी परंपरा का विस्तार, ये कहानी कथन किसका है? तो राजेंद्र यादव का है। नई कहानी की विशेष उपलब्धि किस क्षेत्र में रही है? तो बदलते सामाजिक पारिवारिक रिश्तों के चित्रण में। ठीक है, नई कहानी की जो विशेष उपलब्धि है वो किस क्षेत्र में रही है? बदलते सामाजिक पारिवारिक रिश्तों के चित्रण में। जयशंकर प्रसाद की गुंडा नामक कहानी इतिहास के किस युग का चित्रण है? गुंडा नामक जो इनकी कहानी है उसमें किस युग का चित्रण है? तो ईस्ट इंडिया
कंपनी का समय इसमें दिखाया गया है। कहानीकार के रूप में विख्यात पुरातत्ववेत्ता कौन है? तो ये है पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है, कहानीकार के रूप में कौन विख्यात है? पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी। आधुनिक खोजों के अनुसार पहली मौलिक कहानी कौन सी मानी जा रही है? तो एक टोकरी भर मिट्टी। ठीक है, आधुनिक खोजों के अनुसार पहली मौलिक कहानी कौन सी है? एक टोकरी भर मिट्टी। बंग महिला का असली नाम क्या था? तो ये था राजेंद्र बाला घोष। हिंदी की प्रसिद्ध कहानी कसाई बाड़ा, इसके लेखक कौन है? तो ये है शिव मूर्ति। नाम क्या है? शिव, है ना। और इन्होंने क्या कहानी लिखी थी? कसाई बाड़ा। कसाई बाड़ा का किसने देखा है? शिव जी ने। भारतीय मूल के प्रवासी ब्रिटेन में रहने वाले हिंदी के कवि, लेखक, नाटककार और कहानीकार कौन है? तो ये है तेजेंद्र शर्मा, जो भारतीय मूल के हैं लेकिन ये कहाँ पर रहते हैं? ब्रिटेन के अंदर रहते हैं। और वहीं पर ये कवि, लेखक भी हैं, नाटककार भी हैं और कहानी वे सारी गद्य विधाएं और पद्य विधाएं लिखते हैं। इनका नाम है तेजेंद्र शर्मा। बहुत तेज हैं ये, है ना। इंदुमती को मौलिक कहानी न मानकर किसकी छाया माना जाता है? शेक्सपियर के टेम्पेस्ट का छाया अनुवाद। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इंदुमती को अब मौलिक कहानी नहीं माना जाता, तो ये शेक्सपियर के टेम्पेस्ट का छाया अनुवाद। वैसे रामचंद्र शुक्ल ने इसको, इंदुमती को ही पहली कहानी माना था। नई कहानी आंदोलन के प्रमुख कहानीकार कौन कौन है? तो मोहन राकेश, कमलेश्वर, धर्मवीर भारती, निर्मल वर्मा, राजकमल चौधरी, श्रीकांत वर्मा और राजेंद्र यादव। ठीक है, मोहन राकेश, कमलेश्वर, धर्मवीर भारती, निर्मल वर्मा, राजकमल चौधरी, श्रीकांत वर्मा, राजेंद्र यादव। ये जरूर याद रख लेना, यहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भोला राम का जीव नामक कहानी किस प्रकार की कहानी है? तो ये एक व्यंग्य कहानी है। भोला राम का जीव जो कहानी है, कहानी विधा है इसकी, और ये एक व्यंग्य कहानी है जो कि हरिशंकर परसाई जी के द्वारा लिखी गई है। मनोविश्लेषणात्मक प्रधान, यानी कि मनोविश्लेषण प्रधान कहानीकार कौन कौन है? तो ईला चंद्र जोशी, अज्ञे और जैनेन्द्र। ठीक है, इन तीनों का नाम आता है जो कि मनोविश्लेषणात्मक कवि या कहानीकार रहे हैं। प्रेमचंद की किस कृति को प्रतिबंधित किया गया था? तो सोजे वतन को किया गया था 1908 ईस्वी में। आलसियों का कोड़ा, ये किसकी रचना है? तो शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना है। ठीक है, आलसियों का कोड़ा किसकी रचना है? शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना है। सतह से उठता आदमी नामक कहानी किसके द्वारा लिखी गई है? गजानन माधव मुक्तिबोध के द्वारा। ठीक है, सतह से उठता आदमी, ये किसकी कहानी है? तो मुक्तिबोध की कहानी है। जयशंकर प्रसाद की गुंडा नामक कहानी किस कहानी संग्रह में संकलित है? इंद्रजाल। आपको ज़्यादातर क्या है कि कहानी संग्रह भी याद रखने होते हैं, यूजीसी नेट में तो याद रखते ही हैं, बल्कि आजकल पैटर्न इतना जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है ना, बहुत थोड़े से जो क्वेश्चन है वो डीप पूछे जाने लग गए हैं। तो उनको आपको क्या करना है? प्रकाशन वर्ष, कहानी संग्रह कब और किसके द्वारा, किस पत्रिका में प्रकाश, ये सारी चीज़ें याद रखनी पड़ती हैं गद्य विधाओं से संबंधित। और ये सारी चीज़ें, ये सब हम कंप्लीट कर रहे हैं। आपने अगर नहीं देखी हैं तो लास्ट क्लासेस को ज़रूर देख लेना। 5-6 क्लास हैं जो कि मैं उपन्यास, नाटक और कहानियाँ पढ़ा चुकी हूँ। आप उन क्लासेस को ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपको सारी गद्य विधाएँ अच्छे से याद हो जाएं। समानांतर कहानी के पुरस्कर्ता कमलेश्वर का मूल नाम क्या है? तो यह है नीरज सक्सेना। ठीक है, कमलेश्वर का मूल नाम क्या है? नीरज सक्सेना। मोहब्बत की राहें नामक कहानी किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है भैरव प्रसाद गुप्त जी के द्वारा। ठीक है, मोहब्बत की राहों पर कौन चला थे? भैरव प्रसाद गुप्त, है ना, गुप्त जी चले थे। निर्मल वर्मा का पहला कहानी संग्रह कौन सा है? तो ये परिंदे है। हिंदी की प्रथम महिला लेखिका किसे माना जाता है? तो राजेंद्र बाला घोष को माना जाता है। हिंदी की प्रथम महिला लेखिका किसे माना जाता है? राजेंद्र बाला घोष को। दिवाली और होली नामक कहानी किसकी है? तो ये है ईला चंद्र जोशी की, दिवाली और होली। जगदम्बा बाबू आ रहे हैं कहानी संग्रह किस कथा लेखिका का है? तो ये चित्रा मुदगल जी का है। जगदम्बा बाबू आ रहे हैं, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं आते हुए, तो उनका एक चित्र जरूर खींच लेना चाहिए। जिंदगी और गुलाब के फूल नामक कहानी संग्रह किसका है? तो ये ऊषा प्रियमवदा का है। ठीक है, जिंदगी और गुलाब के फूल, जिंदगी हमारी किसकी तरह है? गुलाब के फूलों की तरह है। दूर से देखने में तो सबको क्या लगती है? बहुत ही सुंदर लगती है, लेकिन अंदर कितने कांटे बिछे पड़े हैं पूरी जिंदगी में, ये कोई नहीं जानता है। एक और जिंदगी नामक कहानी के लेखक कौन है? तो ये मोहन राकेश जी हैं। एक और जिंदगी नामक कहानी के लेखक कौन है? मोहन राकेश। एक छोटा सा मजाक, ये कहानी किसकी है? तो अंतोन चेखव की है। नीलम देश की राजकन्या नामक कहानी संग्रह किसका है? तो ये जैनेन्द्र जी का है।
हरी बिंदी किस लेखिका को लगाना बहुत ही पसंद है? तो ये मृदुला गर्ग को लगाना पसंद है हरी बिंदी। बुद्धू का कांटा नामक कहानी के लेखक कौन है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। इन्होंने अपने जीवन में केवल 3 ही कहानियां लिखी थी और उसी से ये एक विशेष मतलब बहुत ही प्रसिद्ध कहानीकार के रूप में उभरे थे। बुद्धू का कांटा, सुखमय जीवन और उसने कहा था। ठीक है, ये तीनों कहानियां इनकी याद रख लेना। तो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है ना। 50 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। अगर आपको पसंद आए हो तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है चैनल शिक्षा कंपटीशन पर। और यहाँ पर हिंदी निबंध के हम 51 लाइनर प्रश्न यहाँ पर देखने वाले हैं। कल मैंने एक क्लास डाली थी और जिसमें निबंधों से संबंधित सभी व्याख्या सहित सारे क्वेश्चन दिए गए थे। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो ज़रूर देख लेना और उसके बाद आप ये क्लास कर सकते हैं। तो देखते हैं हम बिल्कुल 1 लाइनर में आपको सारे क्वेश्चन हैं जो कि यहाँ पर ये रिवाइज होने वाले हैं। चलते हैं हम अपनी क्लास की तरफ। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, विचार और वितर्क किसका निबंध संग्रह है? विचार और वितर्क किसका निबंध संग्रह है? तो ये है पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। साहित्य लोचन किसका लिखा हुआ समीक्षात्मक ग्रंथ है? श्याम सुंदर दास। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, ये निबंध किसका है? विद्यानिवास मिश्र। बहुत लॉन्ग नहीं होने वाली ये क्लास, बहुत छोटी क्लास रहेगी लेकिन आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहेगी। नाखून क्यों बढ़ते हैं, इस निबंध के लेखक कौन है? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये कौन बात करते हैं? हजार हजार बार नाखून बढ़ते रहते हैं, कितना भी काट लो, है ना। हमें पूरी ज़िंदगी में कम से कम हजारों बार नाखून काटने पड़ते हैं और बढ़ते रहते हैं। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। सदाचार की ताबीज, सदाचार की ताबीज निबंध किसका है? तो ये है हरिशंकर परसाई जी का। माटी हो गई सोना, माटी हो गई सोना निबंध किसका है? ये है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। माटी हो गई सोना, कन्हैया जी से मिलकर के माटी कैसी हो गई? सोना हो गई। श्रृंखला की कड़ियाँ निबंध किसका है? तो ये महादेवी वर्मा जी का है। श्रृंखला की कड़ियाँ निबंध है महादेवी वर्मा का। संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। इनको आप बार बार रिपीट करिए ताकि आपको ये भी पता चल जाए कि ये निबंध है, क्योंकि हमें ज़्यादातर क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो विधाओं से पूछ लिए जाते हैं कि संस्कृति के 4 अध्याय, इसकी विधा क्या है? निबंध, उपन्यास, नाटक। तो हम यहाँ पर क्या हो जाते हैं? कन्फ्यूज। इसलिए इनको ये भी ध्यान रखना है, विधाएं भी आपको याद होनी चाहिए। संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर। काव्य और कला तथा अन्य निबंध, ये निबंध किसका है? जयशंकर प्रसाद का। काव्य और कला तथा अन्य निबंध, इस नाम से निबंध लिखा है जयशंकर प्रसाद जी ने। मध्यकालीन धर्म साधना, ये किसका निबंध है? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। मध्यकालीन धर्म साधना। कछुआ धर्म नामक निबंध किसका है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का है। चलते हैं आगे। प्रबंध प्रभाकर, प्रबंध प्रभाकर निबंध के लेखक कौन है? तो ये हैं बाबू गुलाब राय जी। प्रबंध प्रभाकर निबंध किसका है? बाबू गुलाब राय। समस्त मानव जाति के प्रवर्तक भाव या मनोविकार ही होते हैं, ये कथन किसका है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। भारतीय काव्य शास्त्र का नवनिर्माण, ये निबंध का नाम है। भारतीय काव्य शास्त्र का नवनिर्माण शीर्षक निबंध के लेखक कौन है? तो ये नंद दुलारे वाजपेयी जी। फिर बेतलवा डाल पर, ये निबंध किसका है? तो ये है विवेकी राय जी का। फिर बेतलवा डाल पर। ठलुआ क्लब किसकी रचना है? बाबू गुलाब राय का निबंध है। ठलुआ क्लब, बाबू गुलाब राय। चिंतामणि का पहला भाग कब प्रकाशित हुआ था? ये चिंतामणि रामचंद्र शुक्ल जी का निबंध है। और ये कब निबंध संग्रह है? इसमें बहुत सारे निबंध थे और ये पहला भाग इसका प्रकाशित हुआ था 1939 ईस्वी में। लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस। यहाँ पर मैं कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगी क्योंकि हम एक्सप्लेन वाली क्लास को पढ़ चुके हैं। लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस, इसके लेखक कौन है? विजय देव नारायण शाही। विजय देव नारायण शाही। धर्म, नैतिकता और विज्ञान के लेखक कौन है? तो ये हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। धर्म, नैतिकता और विज्ञान के लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। प्रिया नीलकंठी और निषाद बांसुरी, इसके निबंध संग्रह के लेखक कौन हैं? तो ये कुबेर नाथ राय जी। प्रिया नीलकंठी और निषाद बांसुरी। जिंदगी मुस्काई, इसके निबंधकार कौन है? कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। जिसको कन्हैया जी मिल जाते हैं उसकी तो जिंदगी में बाहर ही बाहर होती है ना, मुस्काई मुस्काई रहती है हर समय।
हिंदी निबंध का उत्कर्ष काल क्या है? तो ये है शुक्ल युग। हिंदी निबंध का उत्कर्ष काल क्या है? शुक्ल युग। शिव शंभू के चिट्ठे निबंध संग्रह किसका है? तो ये बाल मुकुंद गुप्त जी का। आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक कौन है? अध्यापक पूर्ण सिंह। तुलसीदास चंदन घिसै, इसके लेखक कौन है? हरिशंकर परसाई। तुलसीदास चंदन घिसै। संपत्ति शास्त्र नामक निबंध के लेखक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। इनका एक और निबंध है बहुत ही फेमस, रसज्ञ रंजन। ठीक है, रसज्ञ रंजन और संपत्ति शास्त्र, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है। निठल्ले की डायरी नामक निबंध संग्रह के लेखक कौन है? तो ये हरिशंकर परसाई जी। निठल्ले की डायरी। ठेले पर हिमालय नामक निबंध किसका है? तो यह धर्मवीर भारती जी का। यत्र तत्र सर्वत्र, ये सारे निबंध हम कल की क्लास में पढ़ चुके थे। अगर आपको अच्छा लग रहा है इस तरह से फास्ट रिवीजन, तो प्लीज़ लाइक जरूर कर देना भाई, और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। यत्र तत्र सर्वत्र निबंध किसका है? तो यह शरद जोशी का। कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता निबंध के लेखक कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता निबंध के लेखक है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। वंदे वाणी विनायकौ निबंध संकलन के रचयिता कौन है? तो यह राम वृक्ष बेनीपुरी। वंदे वाणी विनायकौ निबंध के संकलन कौन है? किसने किया है? राम वृक्ष बेनीपुरी। महाकवि की तर्जनी, पर्ण मुकुट, आगम की नाव, ये तीनों निबंध किसके हैं? तो ये हैं कुबेर नाथ राय जी के। महाकवि की तर्जनी, पर्ण मुकुट, आगम की नाव। अंगद का पाँव, ये निबंध किसका है? तो श्रीलाल शुक्ल जी का है। अंगद का पाँव निबंध किसका है? श्रीलाल शुक्ल। फूलों वाले कैक्टस, ये निबंध किसका है? रविंद्रनाथ त्यागी। फूलों वाले कैक्टस निबंध किसका है? रविंद्रनाथ त्यागी का। प्रेमचंद के फटे जूते, इस नाम से निबंध संग्रह किसने लिखा है? प्रेमचंद के फटे जूते नाम से निबंध संग्रह किसका है? हरिशंकर परसाई। श्रीश की याद आई, ये निबंध संग्रह किसका है? विद्यानिवास मिश्र। श्रीश की याद आई निबंध संग्रह किसका है? विद्यानिवास मिश्र का। वट पीपल रेती के फूल, ये दोनों निबंध संग्रह किसका है? तो रामधारी सिंह दिनकर जी का। वट पीपल और रेती के फूल। आत्मा राम की टेंटे, ये निबंध किसने लिखा है? तो गोविंद नारायण मिश्र जी ने लिखा है। ठीक है, ये लेखककार अलग हैं। ठीक है, लेखक अलग है, मतलब निबंध है ये गोविंद नारायण मिश्र का। और आत्मा राम इसमें किसको कहा गया है? तो ये कहा गया है बाल मुकुंद गुप्त जी को। ठीक है, उनका भी आप नाम याद रख लेना, इसमें बताया गया है। कल मैंने इसके बारे में पूरा एक्सप्लेनेशन दे दिया था। आचार्य शुक्ल का निबंध संग्रह चिंतामणि सर्वप्रथम किस नाम से प्रकाशित हुआ था? चिंतामणि 1939 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, चिंतामणि नाम से। और उससे पहले 1930 ईस्वी में विचार वीथी नाम से प्रकाशित हुआ था। ललित निबंधकार कौन कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, कुबेर नाथ राय और विद्यानिवास मिश्र। बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं, इस शीर्षक से निबंध किसने लिखा था? तो विद्यानिवास मिश्र जी ने। ठीक है, बसंत आ गया लेकिन कोई उत्कंठा नहीं है। यथार्थवाद और छायावाद निबंध के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद। नाक, भौं, पेट, दांत, मूछ, इस प्रकार के नाम से ये निबंध किसने लिखे हैं? तो ये लिखे हैं प्रताप नारायण मिश्र जी ने। ठीक है, जो कि भारतेंदु युग के कवि थे। हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे, हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे और तिलिस्म, ये दोनों अलग अलग हैं। रहा किनारे बैठ, ये तीनों निबंध किसके हैं? तो ये हैं शरद जोशी के। प्रसाद पंत और मैथिली शरण, इस नाम से निबंध किसने लिखा है? तो रामधारी सिंह दिनकर जी ने। विक्रमो वर्षीय की मूल कथा, ये नामक निबंध किसका है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का। पत्रकारिता के स्तर से निबंध शैली को विकसित करने वाले प्रमुख लेखक कौन है? तो यह है राम वृक्ष बेनीपुरी। पत्रकारिता के स्तर से निबंध शैली को विकसित किसने किया है? राम वृक्ष बेनीपुरी ने। नया साहित्य निबंध किसका है? प्रकाश चंद्र गुप्त का। शब्दता, कहनी अनकहनी, कुछ चेहरे कुछ चिंतन, ये निबंध किसके हैं? तो ये हैं धर्मवीर भारती जी के। मारेसी मोही कुंठाव एवं कछुआ धर्म निबंध के लेखक कौन है? तो ये हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। मारेसी मोही कुंठाव एवं कछुआ धर्म, ये दोनों निबंध किसके हैं? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के। मैंने स्मृति के दीप जलाए, ये निबंध किसका है? तो रामनाथ सुमन का है। मैंने स्मृति के दीप जलाए, ये निबंध किसका है? रामनाथ सुमन। निबंध को गद्य की कसौटी किसने माना है? तो ये रामचंद्र शुक्ल जी ने माना है। यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण है, ये पंक्ति किस निबंध से ली गई है? श्रद्धा और भक्ति।
यदि प्रेम स्वप्न है तो क्या है? श्रद्धा जागरण। ये श्रद्धा और भक्ति से लिया गया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र नाम से निबंध किसने लिखा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। मेरी असफलताएं नामक निबंध किसका है? तो ये बाबू गुलाब राय जी का। ठीक है, गुलाब राय जी क्या कहते हैं कि मेरी असफलताएं। रामचंद्र शुक्ल के निबंध श्रद्धा और भक्ति, लोभ और प्रीति किस श्रेणी में आते हैं? तो भाव या मनोविकार संबंधी श्रेणी में आते हैं। युद्ध और नारी निबंध किसका है? तो ये महादेवी वर्मा का है। युद्ध और नारी निबंध किसका है? महादेवी वर्मा जी का। तो यहाँ पर हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आपको क्लास पसंद आई तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इससे पीछे हमारी जो और भी नाटक, उपन्यास और निबंध हम पढ़ चुके हैं बहुत ही अच्छे से, उन क्लासेस को भी आप ज़रूर देख लीजिए ताकि आपको गद्य विधाएँ अच्छे से याद हो जाएं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, विचार और वितर्क किसका निबंध संग्रह है? विचार और वितर्क किसका निबंध संग्रह है? तो ये है पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। साहित्य लोचन किसका लिखा हुआ समीक्षात्मक ग्रंथ है? श्याम सुंदर दास। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, ये निबंध किसका है? विद्यानिवास मिश्र। बहुत लॉन्ग नहीं होने वाली ये क्लास, बहुत छोटी क्लास रहेगी लेकिन आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहेगी। नाखून क्यों बढ़ते हैं, इस निबंध के लेखक कौन है? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये कौन बात करते हैं? हजार हजार बार नाखून बढ़ते रहते हैं, कितना भी काट लो, है ना। हमें पूरी ज़िंदगी में कम से कम हजारों बार नाखून काटने पड़ते हैं और बढ़ते रहते हैं। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। सदाचार की ताबीज। सदाचार की ताबीज निबंध किसका है? तो ये है हरिशंकर परसाई जी का। माटी हो गई सोना। माटी हो गई सोना निबंध किसका है? ये है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। माटी हो गई सोना, कन्हैया जी से मिलकर के माटी कैसी हो गई? सोना हो गई। श्रृंखला की कड़ियाँ निबंध किसका है? तो ये महादेवी वर्मा जी का है। श्रृंखला की कड़ियाँ निबंध है महादेवी वर्मा का। संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। इनको आप बार बार रिपीट करिए ताकि आपको ये भी पता चल जाए कि ये निबंध है, क्योंकि हमें ज़्यादातर क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो विधाओं से पूछ लिए जाते हैं कि संस्कृति के 4 अध्याय, इसकी विधा क्या है। निबंध, उपन्यास, नाटक, तो हम यहाँ पर क्या हो जाते हैं? कन्फ्यूज। इसलिए इनको ये भी ध्यान रखना है, विधाएं भी आपको याद होनी चाहिए। संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर। काव्य और कला तथा अन्य निबंध, ये निबंध किसका है? जयशंकर प्रसाद का। काव्य और कला तथा अन्य निबंध, इस नाम से निबंध लिखा है जयशंकर प्रसाद जी ने। मध्यकालीन धर्म साधना, ये किसका निबंध है? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। मध्यकालीन धर्म साधना। कछुआ धर्म नामक निबंध किसका है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का है। चलते हैं आगे। प्रबंध प्रभाकर। प्रबंध प्रभाकर निबंध के लेखक कौन है? तो ये हैं बाबू गुलाब राय जी। प्रबंध प्रभाकर निबंध किसका है? बाबू गुलाब राय। समस्त मानव जाति के प्रवर्तक भाव या मनोविकार ही होते हैं, ये कथन किसका है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। भारतीय काव्य शास्त्र का नवनिर्माण, ये निबंध का नाम है। भारतीय काव्य शास्त्र का नवनिर्माण शीर्षक निबंध के लेखक कौन है? तो ये नंद दुलारे वाजपेयी जी। फिर बेतलवा डाल पर, ये निबंध किसका है? तो ये है विवेकी राय जी का। फिर बेतलवा डाल पर। ठलुआ क्लब किसकी रचना है? बाबू गुलाब राय का निबंध है। ठलुआ क्लब बाबू गुलाब राय। चिंतामणि का पहला भाग कब प्रकाशित हुआ था? ये चिंतामणि रामचंद्र शुक्ल जी का निबंध है। और ये कब निबंध संग्रह है? इसमें बहुत सारे निबंध थे और ये पहला भाग इसका प्रकाशित हुआ था 1939 ईस्वी में। लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस। यहाँ पर मैं कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगी क्योंकि हम एक्सप्लेन वाली क्लास को पढ़ चुके हैं। लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस, इसके लेखक कौन है? विजय देव नारायण शाही। विजय देव नारायण शाही। धर्म, नैतिकता और विज्ञान के लेखक कौन है? तो ये हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। धर्म, नैतिकता और विज्ञान के लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। प्रिया नीलकंठी और निषाद बांसुरी, इसके निबंध संग्रह के लेखक कौन हैं? तो ये कुबेर नाथ राय जी। प्रिया नीलकंठी और निषाद बांसुरी। जिंदगी मुस्काई, इसके निबंधकार कौन है? कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। जिसको कन्हैया जी मिल जाते हैं उसकी तो जिंदगी में बाहर ही बाहर होती है ना, मुस्काई मुस्काई रहती है हर समय। हिंदी निबंध का उत्कर्ष काल क्या है? तो ये है शुक्ल युग। हिंदी निबंध का उत्कर्ष काल क्या है? शुक्ल युग। शिव शंभू के चिट्ठे निबंध संग्रह किसका है? तो ये बाल मुकुंद गुप्त जी का। आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक कौन है? अध्यापक पूर्ण सिंह। तुलसीदास चंदन घिसै, इसके लेखक कौन है? हरिशंकर परसाई।
तुलसीदास चंदन घिसै। संपत्ति शास्त्र नामक निबंध के लेखक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। इनका एक और निबंध है बहुत ही फेमस, रसज्ञ रंजन। ठीक है, रसज्ञ रंजन और संपत्ति शास्त्र, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है। निठल्ले की डायरी नामक निबंध संग्रह के लेखक कौन है? तो ये हरिशंकर परसाई जी। निठल्ले की डायरी। ठेले पर हिमालय नामक निबंध किसका है? तो यह धर्मवीर भारती जी का। यत्र तत्र सर्वत्र, ये सारे निबंध हम कल की क्लास में पढ़ चुके थे। अगर आपको अच्छा लग रहा है इस तरह से फास्ट रिवीजन तो प्लीज़ लाइक जरूर कर देना भाई, और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। यत्र तत्र सर्वत्र निबंध किसका है? तो यह शरद जोशी का। कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता निबंध के लेखक कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता निबंध के लेखक है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। वंदे वाणी विनायकौ निबंध संकलन के रचयिता कौन है? तो यह राम वृक्ष बेनीपुरी। वंदे वाणी विनायकौ निबंध के संकलन कौन है, किसने किया है? राम वृक्ष बेनीपुरी। महाकवि की तर्जनी, पर्ण मुकुट, आगम की नाव, ये तीनों निबंध किसके हैं? तो ये हैं कुबेर नाथ राय जी के। महाकवि की तर्जनी, पर्ण मुकुट, आगम की नाव। अंगद का पाँव, ये निबंध किसका है? तो श्रीलाल शुक्ल जी का है। अंगद का पाँव निबंध किसका है? श्रीलाल शुक्ल। फूलों वाले कैक्टस, ये निबंध किसका है? रविंद्रनाथ त्यागी। फूलों वाले कैक्टस निबंध किसका है? रविंद्रनाथ त्यागी का। प्रेमचंद के फटे जूते, इस नाम से निबंध संग्रह किसने लिखा है? प्रेमचंद के फटे जूते नाम से निबंध संग्रह किसका है? हरिशंकर परसाई। श्रीश की याद आई, ये निबंध संग्रह किसका है? विद्यानिवास मिश्र। श्रीश की याद आई निबंध संग्रह किसका है? विद्यानिवास मिश्र का। वट पीपल रेती के फूल, ये दोनों निबंध संग्रह किसका है? तो रामधारी सिंह दिनकर जी का। वट पीपल और रेती के फूल। आत्माराम की टेंटे, ये निबंध किसने लिखा है? तो गोविंद नारायण मिश्र जी ने लिखा है। ठीक है, ये लेखककार अलग हैं। ठीक है, लेखक अलग है, मतलब निबंध है ये गोविंद नारायण मिश्र का। और आत्माराम इसमें किसको कहा गया है? तो ये कहा गया है बाल मुकुंद गुप्त जी को। ठीक है, उनका भी आप नाम याद रख लेना, इसमें बताया गया है। कल मैंने इसके बारे में पूरा एक्सप्लेनेशन दे दिया था। आचार्य शुक्ल का निबंध संग्रह चिंतामणि सर्वप्रथम किस नाम से प्रकाशित हुआ था? चिंतामणि 1939 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, चिंतामणि नाम से। और उससे पहले 1930 ईस्वी में विचार वीथी नाम से प्रकाशित हुआ था। ललित निबंधकार कौन कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, कुबेर नाथ राय और विद्यानिवास मिश्र। बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं, इस शीर्षक से निबंध किसने लिखा था? तो विद्यानिवास मिश्र जी ने। ठीक है, बसंत आ गया लेकिन कोई उत्कंठा नहीं है। यथार्थवाद और छायावाद निबंध के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद। नाक, भौं, पेट, दांत, मूछ, इस प्रकार के नाम से ये निबंध किसने लिखे हैं? तो ये लिखे हैं प्रताप नारायण मिश्र जी ने। ठीक है, जो कि भारतेंदु युग के कवि थे। हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे, हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे और तिलिस्म, ये दोनों अलग अलग हैं। रहा किनारे बैठ, ये तीनों निबंध किसके हैं? तो ये हैं शरद जोशी के। प्रसाद पंत और मैथिली शरण, इस नाम से निबंध किसने लिखा है? तो रामधारी सिंह दिनकर जी ने। विक्रमो वर्षीय की मूल कथा, ये नामक निबंध किसका है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का। पत्रकारिता के स्तर से निबंध शैली को विकसित करने वाले प्रमुख लेखक कौन है? तो ये हैं राम वृक्ष बेनीपुरी। पत्रकारिता के स्तर से निबंध शैली को विकसित किसने किया है? राम वृक्ष बेनीपुरी ने। नया साहित्य निबंध किसका है? प्रकाश चंद्र गुप्त का। शब्दता, कहनी अनकहनी, कुछ चेहरे कुछ चिंतन, ये निबंध किसके हैं? तो ये हैं धर्मवीर भारती जी के। मारेसी मोही कुंठाव एवं कछुआ धर्म निबंध के लेखक कौन है? तो ये हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। मारेसी मोही कुंठाव एवं कछुआ धर्म, ये दोनों निबंध किसके हैं? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के। मैंने स्मृति के दीप जलाए, ये निबंध किसका है? तो रामनाथ सुमन का है। मैंने स्मृति के दीप जलाए, ये निबंध किसका है? रामनाथ सुमन। निबंध को गद्य की कसौटी किसने माना है? तो रामचंद्र शुक्ल जी ने माना है। यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण है, ये पंक्ति किस निबंध से ली गई है? श्रद्धा और भक्ति। यदि प्रेम स्वप्न है तो क्या है? श्रद्धा जागरण, ये श्रद्धा और भक्ति से लिया गया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र नाम से निबंध किसने लिखा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। मेरी असफलताएं नामक निबंध किसका है? तो बाबू गुलाब राय जी का। ठीक है, गुलाब राय जी क्या कहते हैं कि मेरी असफलताएं। रामचंद्र शुक्ल के निबंध श्रद्धा और भक्ति, लोभ और प्रीति किस श्रेणी में आते हैं? तो भाव या मनोविकार संबंधी श्रेणी में आते हैं।
युद्ध और नारी निबंध किसका है? तो ये महादेवी वर्मा का है। युद्ध और नारी निबंध किसका है? महादेवी वर्मा जी का। तो यहाँ पर हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आपको क्लास पसंद आई तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इससे पीछे हमारी जो और भी नाटक, उपन्यास और निबंध हम पढ़ चुके हैं बहुत ही अच्छे से, उन क्लासेस को भी आप ज़रूर देख लीजिए ताकि आपको गद्य विधाएँ अच्छे से याद हो जाएं। दिवस में भी है, सिक्का बदल गया कहानी किसकी है? कृष्णा सोबती। लाल हवेली, पुष्पहार, रति विलाप, अपराधिनी, ये सारी कहानियाँ किसकी हैं? तो ये शिवानी की हैं। ठीक है, लाल हवेली, पुष्पहार, रति विलाप, अपराधिनी, इन कहानियों के नाम याद रख लेना। ऊषा प्रियमवदा की वापसी, ये किस विधा की रचना है? ये ऊषा प्रियमवदा की जो वापसी रचना है, ठीक है, वापसी रचना का नाम है। तो ये किस विधा की रचना है? तो ये कहानी है। ठीक है, वापसी की उन्होंने क्या रच दी? पूरी कहानी। ठिठुरता हुआ गणतंत्र, ये किसकी कहानी है? ठिठुरता हुआ गणतंत्र, तो ये हरिशंकर परसाई जी की है। ठीक है, हरिशंकर परसाई जी ने क्या देखा है? ठिठुरता हुआ गणतंत्र देखा है। और नेक्स्ट है यहाँ पर शतरंज के खिलाड़ी, ये किसकी रचना है? शतरंज के खिलाड़ी किसकी रचना है? तो मुंशी प्रेमचंद जी की है। जाह्नवी कहानी के लेखक कौन है? जैनेन्द्र कुमार हैं। मांस का दरिया कहानी किसकी है? कमलेश्वर की है। ठीक है, मांस का दरिया किसने देखा है? कमलेश्वर ने देखा है, क्योंकि जो दरिया है ना, दरिया के पास में कीच में पानी में कौन रहता है? कमल ही रहता है। लंदन की एक रात कहानी के रचनाकार कौन है? निर्मल वर्मा। ठीक है, निर्मल वर्मा। जो एकदम निर्मल शुद्ध होगा वो लंदन की रात में क्या कर सकता है? लंदन में जा सकता है और एक रात गुजार सकता है। अगर कोई चोर डकैत या कुछ भी उसके दिल में छुपा हुआ है तो वो लंदन में प्रवेश नहीं कर सकता। प्रेमचंद के तीसरे दौर की कहानी किस श्रेणी में आती है? तो यथार्थवादी श्रेणी में आती है। ठीक है, प्रेमचंद के तीसरे दौर की जो कहानी है वो किस श्रेणी में आती है? तो ये यथार्थवादी श्रेणी में आती है। बड़े भाई के चरित्र के मनोवैज्ञानिक विश्लेषण पर आधारित प्रेमचंद की कहानी कौन सी है? बड़े भाई के चरित्र पर आधारित है ये कहानी, बड़े भाई साहब। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कौन सी कहानी है जो कहानी कला की दृष्टि में उत्कृष्ट मानी गई है? उसने कहा था। बिल्कुल, आपको कोई भी यहाँ पर ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, सारी कंप्लीट वीडियोस को ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था जो 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित है। गीसू माधव और बुधिया, ये प्रेमचंद की किस कहानी के पात्र हैं? तो ये कफन कहानी के पात्र हैं, गीसू माधव और बुधिया। देवदासी नामक कहानी किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखी गई है। 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। ठीक है, 11 वर्ष का समय नामक कहानी किसने लिखी थी? तो ये आचार्य हजार राम प्रसाद शुक्ल जी ने लिखी थी। अर्धांगिनी नामक प्रेम कहानी किसकी है? तो शैलेश मटियानी जी की है। ठीक है, इनकी कल कहानी हमने नहीं पढ़ी थी। तो अर्धांगिनी नामक ये प्रेम कहानी है ये, जो कि शैलेश मटियानी की है। झबरा कुत्ता प्रेमचंद की किस कहानी का पात्र है? पूस की रात। झबरा कुत्ता किस में आता है? पूस की रात में। हल्कू भी इसमें आता है और झबरे के साथ में खेत में रहता है। जहाँ लक्ष्मी कैद है, एक दुनिया समानांतर, देवताओं की मूर्तियां, अभिमन्यु की हत्या, ये 4 कहानियां इंपॉर्टेंट हैं और ये किसकी हैं? राजेंद्र यादव की। ठीक है, जहाँ लक्ष्मी कैद है, एक दुनिया समानांतर, देवताओं की मूर्तियां और अभिमन्यु की हत्या। प्रेमचंद जी की किस कहानी में बाल चरित्र का अनोखा वर्णन है? तो ये ईदगाह कहानी के अंदर है। जो हामिद बच्चा होता है वो 4-5 साल का, उसमें इसको दिखाया दर्शाया गया है। कोठरी की बात कहानी के लेखक कौन है? तो ये अज्ञे। कोठरी की बात किसको पता है? हमें नहीं पता है। अज्ञे का मतलब होता है नहीं जानते। ठीक है, कोठरी की बात कोई नहीं जानता। मुंशी धनपत राय को प्रेमचंद नाम किसने दिया था? तो ये दिया था मुंशी दया नारायण। ठीक है, मुंशी दया नारायण ने नाम दिया था प्रेमचंद का, क्योंकि जो मुंशी प्रेमचंद थे वो पहले नवाब राय के नाम से लिखते थे। बाद में उन्होंने अपना नाम मुंशी धनपत राय उनका नाम था, नवाब राय के नाम से उन्होंने उर्दू में लिखा था। जब उनकी सोजे वतन 1908 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा जब्त कर ली गई थी, तब उनको बाद में अपना नाम बदलना पड़ा था और दया नारायण ने उन्हें ये सुझाव दिया था कि तुम प्रेमचंद के नाम से कहानियाँ लिखो हिंदी में। नई कविता परंपरा का तिरस्कार है और नई कहानी परंपरा का विस्तार, ये कथन किसका है? तो ये राजेंद्र यादव जी का है।
ठीक है। नई कविता परंपरा का तिरस्कार है और नई कहानी परंपरा का विस्तार, ये कहानी कथन किसका है? तो राजेंद्र यादव का है। नई कहानी की विशेष उपलब्धि किस क्षेत्र में रही है? तो बदलते सामाजिक पारिवारिक रिश्तों के चित्रण में। ठीक है, नई कहानी की जो विशेष उपलब्धि है वो किस क्षेत्र में रही है? बदलते सामाजिक पारिवारिक रिश्तों के चित्रण में। जयशंकर प्रसाद की गुंडा नामक कहानी इतिहास के किस युग का चित्रण है? गुंडा नामक जो इनकी कहानी है उसमें किस युग का चित्रण है? तो ईस्ट इंडिया कंपनी का समय इसमें दिखाया गया है। कहानीकार के रूप में विख्यात पुरातत्ववेत्ता कौन है? तो ये है पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है, कहानीकार के रूप में कौन विख्यात है? पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी। आधुनिक खोजों के अनुसार पहली मौलिक कहानी कौन सी मानी जा रही है? तो एक टोकरी भर मिट्टी। ठीक है, आधुनिक खोजों के अनुसार पहली मौलिक कहानी कौन सी है? एक टोकरी भर मिट्टी। बंग महिला का असली नाम क्या था? तो ये था राजेंद्र बाला घोष। हिंदी की प्रसिद्ध कहानी कसाई बाड़ा, इसके लेखक कौन है? तो ये है शिव मूर्ति। नाम क्या है? शिव, है ना। और इन्होंने क्या कहानी लिखी थी? कसाई बाड़ा। कसाई बाड़ा को किसने देखा है? शिव जी ने। भारतीय मूल के प्रवासी ब्रिटेन में रहने वाले हिंदी के कवि, लेखक, नाटककार और कहानीकार कौन है? तो ये है तेजेंद्र शर्मा, जो भारतीय मूल के हैं लेकिन ये कहाँ पर रहते हैं? ब्रिटेन के अंदर रहते हैं। और वहीं पर ये कवि, लेखक भी हैं, नाटककार भी हैं और कहानी वे सारी गद्य विधाएं और पद्य विधाएं लिखते हैं। इनका नाम है तेजेंद्र शर्मा। बहुत तेज हैं ये, है ना। इंदुमती को मौलिक कहानी न मानकर किसकी छाया माना जाता है? शेक्सपियर के टेम्पेस्ट का छाया अनुवाद। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इंदुमती को अब मौलिक कहानी नहीं माना जाता, तो ये शेक्सपियर के टेम्पेस्ट का छाया अनुवाद। वैसे रामचंद्र शुक्ल ने इसको, इंदुमती को ही पहली कहानी माना था। नई कहानी आंदोलन के प्रमुख कहानीकार कौन कौन है? तो मोहन राकेश, कमलेश्वर, धर्मवीर भारती, निर्मल वर्मा, राजकमल चौधरी, श्रीकांत वर्मा और राजेंद्र यादव। ठीक है, मोहन राकेश, कमलेश्वर, धर्मवीर भारती, निर्मल वर्मा, राजकमल चौधरी, श्रीकांत वर्मा, राजेंद्र यादव। ये जरूर याद रख लेना, यहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भोला राम का जीव नामक कहानी किस प्रकार की कहानी है? तो एक व्यंग्य कहानी है। भोला राम का जीव जो कहानी है, कहानी विधा है इसकी, और ये एक व्यंग्य कहानी है जो कि हरिशंकर परसाई जी के द्वारा लिखी गई है। मनोविश्लेषणात्मक प्रधान, यानी कि मनोविश्लेषण प्रधान कहानीकार कौन कौन है? तो ईला चंद्र जोशी, अज्ञे और जैनेन्द्र। ठीक है, इन तीनों का नाम आता है जो कि मनोविश्लेषणात्मक कवि या कहानीकार रहे हैं। प्रेमचंद की किस कृति को प्रतिबंधित किया गया था? तो सोजे वतन को किया गया था 1908 ईस्वी में। आलसियों का कोड़ा, ये किसकी रचना है? तो शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना है। ठीक है, आलसियों का कोड़ा किसकी रचना है? शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना है। सतह से उठता आदमी नामक कहानी किसके द्वारा लिखी गई है? गजानन माधव मुक्तिबोध के द्वारा। ठीक है, सतह से उठता आदमी, ये किसकी कहानी है? तो मुक्तिबोध की कहानी है। जयशंकर प्रसाद की गुंडा नामक कहानी किस कहानी संग्रह में संकलित है? इंद्रजाल। आपको ज़्यादातर क्या है कि कहानी संग्रह भी याद रखने होते हैं, यूजीसी नेट में तो याद रखते ही हैं, बल्कि आजकल पैटर्न इतना जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है ना, बहुत थोड़े से जो क्वेश्चन है वो डीप पूछे जाने लग गए हैं। तो उनको आपको क्या करना है? प्रकाशन वर्ष, कहानी संग्रह कब और किसके द्वारा, किस पत्रिका में प्रकाश, ये सारी चीज़ें याद रखनी पड़ती हैं गद्य विधाओं से संबंधित। और ये सारी चीज़ें, ये सब हम कंप्लीट कर रहे हैं। आपने अगर नहीं देखी हैं तो लास्ट क्लासेस को ज़रूर देख लेना। 5-6 क्लास हैं जो कि मैं उपन्यास, नाटक और कहानियाँ पढ़ा चुकी हूँ। आप उन क्लासेस को ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपको सारी गद्य विधाएँ अच्छे से याद हो जाएं। समानांतर कहानी के पुरस्कर्ता कमलेश्वर का मूल नाम क्या है? तो यह है नीरज सक्सेना। ठीक है, कमलेश्वर का मूल नाम क्या है? नीरज सक्सेना। मोहब्बत की राहें नामक कहानी किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है भैरव प्रसाद गुप्त जी के द्वारा। ठीक है, मोहब्बत की राहों पर कौन चला थे? भैरव प्रसाद गुप्त, है ना, गुप्त जी चले थे। निर्मल वर्मा का पहला कहानी संग्रह कौन सा है? तो ये परिंदे है। हिंदी की प्रथम महिला लेखिका किसे माना जाता है? तो राजेंद्र बाला घोष को माना जाता है। हिंदी की प्रथम महिला लेखिका किसे माना जाता है? राजेंद्र बाला घोष को। दिवाली और होली नामक कहानी किसकी है? तो ये है ईला चंद्र जोशी की, दिवाली और होली। जगदम्बा बाबू आ रहे हैं कहानी संग्रह किस कथा लेखिका का है? तो ये चित्रा मुदगल जी का है। जगदम्बा बाबू आ रहे हैं बहुत ही अच्छे लग रहे हैं आते हुए, तो उनका एक चित्र जरूर खींच लेना चाहिए।
जिंदगी और गुलाब के फूल नामक कहानी संग्रह किसका है? तो ये ऊषा प्रियमवदा का है। ठीक है, जिंदगी और गुलाब के फूल, जिंदगी हमारी किसकी तरह है? गुलाब के फूलों की तरह है। दूर से देखने में तो सबको क्या लगती है? बहुत ही सुंदर लगती है, लेकिन अंदर कितने कांटे बिछे पड़े हैं पूरी जिंदगी में, ये कोई नहीं जानता है। एक और जिंदगी नामक कहानी के लेखक कौन है? तो ये मोहन राकेश जी हैं। एक और जिंदगी नामक कहानी के लेखक कौन है? मोहन राकेश। एक छोटा सा मजाक, ये कहानी किसकी है? तो अंतोन चेखव की है। नीलम देश की राजकन्या नामक कहानी संग्रह किसका है? तो ये जैनेन्द्र जी का है। हरी बिंदी किस लेखिका को लगाना बहुत ही पसंद है? तो ये मृदुला गर्ग को लगाना पसंद है हरी बिंदी। बुद्धू का कांटा नामक कहानी के लेखक कौन है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। इन्होंने अपने जीवन में केवल 3 ही कहानियां लिखी थी और उसी से ये एक विशेष मतलब बहुत ही प्रसिद्ध कहानीकार के रूप में उभरे थे। बुद्धू का कांटा, सुखमय जीवन और उसने कहा था। ठीक है, ये तीनों कहानियां इनकी याद रख लेना। तो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है ना। 50 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। अगर आपको पसंद आए हो तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। यहाँ पर हमारी जो सीरीज है हिंदी साहित्य की संपूर्ण रचनाओं का हमारा रिवीजन चल रहा है। उसमें एक से एक बढ़ करके मैं क्वेश्चन लाने की कोशिश कर रही हूँ, आपके लिए रिवीजन करवा रही हूँ, है ना। आज थोड़ा सा भाई गला ख़राब है, जो भी बच्चे न्यू हैं जिनको नहीं पता है मैं बता देती हूँ, गला थोड़ा सा ख़राब है, इसलिए आवाज़ हो सकता है थोड़ी सी कम आए, लेकिन एडजस्ट कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन पे ध्यान देना, क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं। ख़ास तौर से यहाँ पर कुछ यूजीसी नेट के भी क्वेश्चन हैं जो मैंने रखे हैं, वैसे तो सभी के लिए इम्पोर्टेंट हैं। देखते हैं आगे। ठीक है, सती चंद्रावली और अमर सिंह राठौड़, इन नाटकों की रचना किसने की है? तो ये की है राधा चरण गोस्वामी। ठीक है, सती चंद्रावली और अमर सिंह राठौड़, ये नाटक किसके हैं? राधा चरण गोस्वामी जी के हैं। धर्मवीर भारती का अंधा युग नाटक का प्रकाशन वर्ष क्या है? अंधा युग नाटक किसका है ये पता होना चाहिए। तो ये है धर्मवीर भारती जी का, और इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1955 ईस्वी में ये प्रकाशित हुआ था। आगे देखते हैं, प्रभु सत्ता संपन्न शासक वर्ग एवं गरीब शिल्पी के मध्य सहर्ष कथा को किस नाटक की विषय वस्तु बनाया गया है? तो ये कोणार्क को बनाया गया है, कोणार्क में है, जो कि जगदीश चंद्र माथुर जी का नाटक है। ठीक है, प्रभु सत्ता संपन्न शासक वर्ग और एक तरफ जो गरीब शिल्पी है, शिल्पी मजदूर को बोलते हैं, उन दोनों के मध्य की कथा इसमें विषय वस्तु है, कोणार्क नाटक में है। आगे चलते हैं, नल दमयंती स्वयंवर रेल का विकट खेल, कलिराज की सभा, इसमें विकट है, कलिराज की सभा, शिक्षा दान, व्रैललता आदि नाटकों के रचयिता कौन है? तो ये बाल कृष्ण भट्ट जी। ठीक है, नल दमयंती स्वयंवर, रेल का विकट खेल, कलिराज की सभा, शिक्षा दान, व्रैललता, ये सभी नाटक किसके हैं? तो ये बाल कृष्ण भट्ट जी के हैं। आधुनिक एकांकी के जनक कौन माने जाते हैं? राम कुमार वर्मा। ठीक है, आधुनिक एकांकी के जनक कौन माने जाते हैं? तो राम कुमार वर्मा माने जाते हैं। वैसे सबसे पहले जो एकांकी लिखी थी एक घूंट, वो जयशंकर प्रसाद ने लिखी थी, लेकिन आधुनिक आधुनिक की बात कर रहे हैं तो ये राम कुमार वर्मा का नाम आता है। चरणदास चोर किसकी नाटक कृति है? ये कृति है जो इस तरह से लिखा जाता है, ये हबीब तनवीर की है। ठीक है, हबीब तनवीर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट उपन्यास भी है जो हमारे यूजीसी नेट के सिलेबस में है, आगरा बाजार। आगरा बाजार, ठीक है, ये चरणदास चोर इनका नाटक है, हबीब तनवीर का जो पूछा जाता है, और आगरा बाजार इनका उपन्यास है। छाया नामक एकांकी के लेखक कौन है? छाया नामक एकांकी के लेखक कौन है? तो ये है सुदर्शन। ठीक है, छाया नामक जो एकांकी है वो किसकी है? सुदर्शन की है। महाराणा प्रताप, महारानी पद्मावती, धर्मालाप, दुखिनी बाला, इन सभी नाटकों के रचनाकार कौन है? तो ये है राधा कृष्ण दास जी। ठीक है, महाराणा प्रताप के नाम से लिखा है, महारानी पद्मावती, धर्मालाप, दुखिनी बाला, ये सारे इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। एक के साथ में कई कई क्वेश्चन में कराने की कोशिश करती हूँ ताकि आपका रिवीजन है जो अच्छे से हो जाए और बहुत सारी रचनाएं आपको याद हो जाएं, टाइम भी आपका कम वेस्ट हो। भारतेंदु ने अपने किस नाटक को नाट्य रासक व लास्य रूपक कहा है? भारत दुर्दशा। ठीक है, भारतेंदु जी ने अपने किस नाटक को जो 1880 में प्रकाशित हुआ था,
भारत दुर्दशा इसे नाट्य रासक व लास्य रूपक कहा है। उपेंद्र नाथ अश्क की किस एकांकी में संयुक्त परिवार की समस्या को उठाया गया है? तो इनके एकांकी है सूखी डाली। ठीक है, सूखी डाली किसकी है? उपेंद्र नाथ अश्क की है। संयुक्त परिवार की समस्या को इसमें उठाया गया है। आगे चलते हैं। मुद्रा राक्षस के तिलचट्टा नामक नाटक में तिलचट्टा किसका प्रतीक है? तो ये यौन कुंठाओं का। ठीक है, तिलचट्टा जो नाटक है उसका प्रतीक याद रखना है। आचरण की सभ्यता, सच्ची वीरता, पवित्रता, मजदूरी और प्रेम, कन्यादान, ये सभी निबंध किसके हैं? ये निबंध हैं तो ये हैं अध्यापक पूर्ण सिंह के। ठीक है, अध्यापक पूर्ण सिंह जो कि द्विवेदी युग के एक सशक्त निबंधकार माने जाते हैं। ठीक है, और ये सारे निबंध हैं इनके जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मजदूरी और प्रेम हमारे यूजीसी नेट के सिलेबस में भी है, याद रख लेना। आगे चलते हैं। कैदी की पत्नी, विद्यापति, पतितों के देश में, चिता के फूल, लाल तारा, मील के पत्थर, ये सारी की सारी रचनाएं किसकी हैं? तो राम वृक्ष बेनीपुरी जी की हैं। ठीक है, कैदी की पत्नी, विद्यापति, पतितों के देश में, चिता के फूल, लाल तारा, मील के पत्थर, ये सारी रचनाएं राम वृक्ष बेनीपुरी की आपको याद रखनी है। राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित गेहूं बनाम गुलाब, गेहूं बनाम गुलाब इनकी एक रचना है। उसमें गुलाब किसका प्रतीक है? तो यह पूंजीवाद वर्ग का प्रतीक। आगे चलते हैं। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो भाई आपकी ईमानदारी आपके साथ है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना जिन बहन भाइयों ने नहीं किया है। बहुत ही अच्छा कंटेंट आपको यहाँ से प्रोवाइड कराया जा रहा है ना, और आगे और अच्छे से अच्छा देने की मैं कोशिश करती रहूँगी आपको। तो और ऐप भी बन करके तैयार हो गया है, आप ऐप को डाउनलोड कर लेना। शिक्षा कंपटीशन को, शिक्षा कंपटीशन के नाम से यही वाला लोगो है जो चैनल पे, वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, और वहाँ से आपको पीडीएफ नोट्स जो कि यूजीसी नेट की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो यूजीसी नेट के लिए यूनिट 6 से 10 तक के मैंने बहुत ही अच्छी एक ई बुक तैयार की है, यानी कि पीडीएफ नोट्स के नाम से आपको वो मिल जाएगी। ठीक है, और बहुत ही कम प्राइस में, बहुत ही कम प्राइस में, ये अभी स्टार्टिंग है इसलिए बहुत कम प्राइस इसकी रखी है, तो आप वहाँ से इसको परचेज करके अपनी अच्छी तैयारी कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। कविता के बारे में यह उक्ति किसकी है? तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की। ठीक है, अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। कविता के बारे में उक्ति किसने कही है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं। जनता की चित्तवृत्तियों, वो ध्यान रख लेना, जनता की चित्तवृत्तियों का नाम ही क्या होता है? साहित्य होता है। ये जो उक्ति है वो रामचंद्र शुक्ल जी की है। दोनों थोड़ी सी मिलती जुलती हैं, इन्होंने कविता की परिभाषा दी और उन्होंने साहित्य की। कविता तो कवि की आत्मा का आलोक है, उसके हृदय का रस है जो बाहर की वस्तु का अवलंब लेकर फूट पड़ती है। ये कथन किसका है? तो ये रामधारी सिंह दिनकर का है। ठीक है, कविता तो कवि की आत्मा का आलोक है, ये पंक्तियाँ किसकी हैं? रामधारी सिंह दिनकर की हैं। कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता निबंध के लेखक कौन है? तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक है, कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता। आगे चलती है। चितवन की छां, चितवन की छां 1953 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ये निबंध संग्रह के रचयिता कौन है? तो विद्यानिवास मिश्र जी। ठीक है, विद्यानिवास मिश्र जी का मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इनका क्या है? ये रचना है, उपन्यास है। रांगे राघव कौन सा उपन्यास? रांगे राघव जी के कौन से उपन्यास में, या फिर कौन सा उपन्यास है इनका जो कर्नाट कबीलों के जीवन यथार्थ के विविध पक्षों पर आधारित है? तो ये कब तक पुकारूं 1957 ईस्वी में ही प्रकाशित हुआ था। ठीक है, रांगे राघव का उपन्यास है कब तक पुकारूं, और इसका आधार विषय आपको याद रखना है। फांस उपन्यास के लेखक कौन है? तो ये हैं संजीव। तर्पण और त्रिशूल, ये दोनों उपन्यास किसके हैं? शिव मूर्ति के हैं। ठीक है, तर्पण और त्रिशूल। सुरंग में सुबह उपन्यास के लेखक कौन है? मिथिलेश्वर। ठीक है, सुरंग में सुबह, सुरंग में सुबह किसकी हो गई? मिथिलेश्वर। औरत की बोली उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो ये हैं गीता श्री, इसकी लेखिका हैं औरत की बोली। तीसरी सत्ता उपन्यास के लेखक कौन है? तो ये हैं गिरिराज किशोर। ठीक है, तीसरी सत्ता उपन्यास के लेखक कौन है? गिरिराज किशोर हैं।
चौखट उपन्यास के रचयिता कौन है? तो द्रोणवीर कोहली। ठीक है, चौखट उपन्यास किसका है? द्रोणवीर कोहली का है। आगे देखते हैं, चौगाने हस्ती नामक उर्दू उपन्यास को प्रेमचंद ने हिंदी में किस नाम से लिखा है? तो चौगाने हस्ती जो उपन्यास है उसे प्रेमचंद ने हिंदी में रंगभूमि उपन्यास से लिखा है, नाम से लिखा है। और इसमें सूरदास एक मुख्य पात्र है। सूरदास क्या है? मुख्य पात्र है इसका। आगे चलते हैं, उर्दू उपन्यास और हिंदू हिंदी रूपांतरण इसके इम्पोर्टेंट है, जिनको हम देख लेते हैं। प्रेमचंद जी के जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। असरार माविद ये उर्दू के नाम है, इधर जो लिख रहे हैं आपको दिखाई दे रहे होंगे उर्दू उपन्यास। पहले प्रेमचंद जी उर्दू के नाम से, नवाब राय नाम से उर्दू में लिखा लिखा करते थे, है ना। इनका मूल नाम धनपत राय था, जो इनके पिताजी ने इन्हें दिया था। और नवाब राय नाम से ये उर्दू में लिखते थे। बाद में इन्हें मुंशी नारायण ने प्रेमचंद नाम दिया था, जब इनकी सोजे वतन को अंग्रेजों द्वारा जब्त कर लिया गया था। ठीक है, तब इन्होंने हिंदी में लिखना शुरू किया था। और इनके जो उर्दू के उपन्यास थे उन्हें इन्होंने हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया था। ठीक है, असरारे माविद, देवस्थान रहस्य, हम खुरमा व हम सवाब, ये से प्रेमा अर्थात दो सखियों का विवाह। ठीक है, प्रेमा अर्थात दो सखियों का विवाह नाम से लिखा। कृष्णा को गवन नाम से लिखा, जो कि 1931 में प्रकाशित हुआ था। जलवा ए इसार ये वरदान है, वरदान नाम से लिखा। बाजार ए हुस्न सेवा सदन नाम से लिखा था। और गोसाएं आफियत गोसाएं आफियत ये प्रेमाश्रय नाम से लिखा। और चौगाने हस्ती रंगभूमि नाम से लिखा था। ठीक है, ये सारे उपन्यास हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। आगे चलते हैं, मोहन राकेश द्वारा रचित मलबे का आदमी इस कहानी का कथ्य क्या है? तो ये भारत पाक विभाजन। तो मलबे का आदमी जो कहानी है ये मोहन राकेश की कहानी है, और ये भारत पाक विभाजन पर आधारित है। आगे देखते हैं, डॉक्टर गोपाल राय किस उपन्यास को हिंदी का पहला उपन्यास मानते हैं? तो ये देवरानी जेठानी की कहानी को मानते हैं। ठीक है, देवरानी जेठानी की कहानी, जो कि हमारे यूजीसी नेट के सिलेबस में भी उपन्यास है वैसे है। ठीक है, आभूषण प्रियता, विवाह में फिजूल खर्च, झाड़ फूंक, अलगोजे की समस्या, ये सभी किस उपन्यास की विशेषता हैं? तो ये हैं देवरानी जेठानी की कहानी की विशेषता है। गोदान उपन्यास किसका है? तो ये प्रेमचंद जी का है, जो कि 1935 में प्रकाशित हुआ था, है ना। 36 में उनकी मृत्यु हो गई थी, 35-36 इसका समय है। और इसमें वर्णित दो, एक शहर का चित्रण किया है और एक गांव का। ठीक है, सेमरी और बेलारी में कितने मील का अंतर है? तो ये 5 मील का अंतर है। ठीक है, राय साहब के घर पर दशहरे के उत्सव में धनुष यज्ञ नाटक में होरी किसका अभिनय करता है? ये भी गोदान उपन्यास का है। ठीक है, गोदान उपन्यास में राय साहब एक पात्र हैं, और उनके घर पर दशहरे का उत्सव मनाया जाता है, जिसमें धनुष यज्ञ नाटक में होरी इसका मेन पात्र है, जो जनक के माली का अभिनय करता है। आगे देखते हैं, बड़े आदमियों की बातें कौन चलाए, वह जो कुछ करें सब ठीक है, उन्हें तो बिरादरी और पंचायत का भी डर नहीं है। यह कथन गोदान उपन्यास में किसने किससे कहा है? तो झुनिया गोबर से कहती है। ठीक है, झुनिया किससे कहती है? गोबर से कहती है। ये ध्यान रखना है। गोबर कौन है? तो ये होरी का बेटा है, होरी और धनिया का बेटा है गोबर। ठीक है, और झुनिया उसकी पत्नी है। हमें नहीं रहना है बिरादरी में। हमें नहीं रहना है बिरादरी में, बिरादरी में रहकर हमारी मुकुत ना हो जाएगी।